Good morning, students. I hope everyone is keeping safe. हम लोग पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री आपके साथ पिछली कुछ क्लासेस से ये पेपर कर रहे हैं। आज हम इसे आगे बढ़ाते हुए जो हमारा थर्ड यूनिट है वो शुरू करेंगे। आपको याद होगा पिछली कुछ क्लासेस में हमने आपके साथ फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट किया है। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने बैकग्राउंड किया था अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम का, इंटरनेशनल रिलेशंस का। सेकेंड यूनिट में हमने विभिन्न उपागम जो हैं, थ्योरीज और अप्रोचेस ये किए थे। आज हम आपके साथ थर्ड यूनिट शुरू करेंगे जिसमें हम सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में आगे बढ़ते हुए जो थर्ड यूनिट के और चैप्टर्स हैं जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाजिज्म, फासिज्म, उसके बाद शीत युद्ध के पश्चात का विश्व या तृतीय विश्व युद्ध जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो नए राज्य स्वतंत्र हुए थे शीत युद्ध के दौरान और अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो उभरती हुई शक्तियां हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और हमेशा की तरह आपके अगर कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, क्वेरीज हैं, यू कैन राइट दैट इन द चैट बॉक्स। आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान लेक्चर के अंत में अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अभी तक जो हमने बैकग्राउंड किया है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 1919 में जो शांति संधियां हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साई इत्यादि, उन पर हस्ताक्षर हुए थे। तो लगभग आप मान सकते हैं 5 इयर्स, लगभग 4+ इयर्स ये युद्ध चला। और बैकग्राउंड आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था वेस्टफेलिया के पश्चात एक जो यूरोप जो है वहां पर एक शांति का प्रयास हुए थे, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर इत्यादि के माध्यम से जिस शांति को या जिस स्टेटस को वहां पे रखने की कोशिश की गई थी वो ज्यादा सफल नहीं हुआ और अंत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे कारण रहे। विल बी डूइंग कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, अर्थात जो कारण हैं प्रथम विश्व युद्ध के और उसके अंत में किन कारणों से या किस तरह से जब वो समाप्त हुआ तो उसके क्या नतीजे आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसे हमने बताया 1914 में शुरू हुआ था और एक जो इमीडिएट कारण था, यानी ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड शुरू हुआ, तो कहा जाता है कि जो असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का जब असैसिनेशन हुआ था तो उससे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। लेकिन इसे आप कह सकते हैं कि एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि उस समय ये घटना घटी और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का ये कारण नहीं था, ये उस समय की एक घटना थी जिसने आप कह सकते हैं कि जहां पर उस समय की परिस्थितियों के अनुसार युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो इससे बहुत पहले चली आ रही थी और प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण है वो केवल असैसिनेशन ऑफ फर्डिनेंड नहीं था। जो कारण रहे प्रथम विश्व युद्ध के स्टूडेंट्स, उसमें पॉलिटिको इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, यानी उस समय की जो राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां थी वो कारण रहे प्रथम विश्व युद्ध की। और ये दशकों से चली आ रही थी ये गतिविधियां, ऐसा नहीं था कि कुछ महीने या कुछ वर्ष की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इस श्रृंखला को देखते हैं या उन कारणों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके कारणों में 1870 में जब फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हुआ तो उसके बाद की जो गतिविधियां हैं और द थिंग्स दैट हैपन आफ्टर 1870 फ्रांस और जर्मन के युद्ध के पश्चात, उन सबको कहीं ना कहीं आप प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में जोड़ सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक राइवलरीज, आर्थिक क्षेत्र में जो आपस में एक प्रतिद्वंदिता रही, कॉलोनीज के ऊपर डिस्प्यूट्स रहे। उस समय तक स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण हो चुका था यूरोप में, खासकर वेस्टर्न यूरोप में। वहां पर पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट की एक नई क्लास आई थी और ऑफ कोर्स फैक्ट्रीज में मजदूर इत्यादि, श्रमिक इत्यादि
कार्य कर रहे थे। तो जो कैपिटलिस्ट था उनका, ये हम कर चुके हैं जब हमने मार्क्सवाद किया आपके साथ या मार्क्सिस्ट थ्योरी की, सो उनका मेन एम था प्रॉफिट कमाना। सो इनिशियली ऑफ कोर्स जो भी उनका प्रॉफिट हुआ, दे रीइन्वेस्टेड अपने लोकल मार्केट्स के लिए, उन्होंने रीइन्वेस्ट किया, लोकल मार्केट्स में सेल किया अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, प्रोडक्ट्स को। लेकिन अल्टीमेटली उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि और प्रॉफिट मिल सके उनको ओवरसीज, यानी कि और जगह उन्होंने कॉलोनीज, शुरुआत हुई इकोनॉमी से, उसके बाद ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कंट्रोल इत्यादि भी हुआ, तो और जगह उन्होंने कॉलोनीज बनाई। और ये केवल भारत में या एशिया में ही सीमित नहीं था, अफ्रीका में भी ऐसा हो रहा था। तो इन कॉलोनीज के ऊपर जो डिस्प्यूट था, क्योंकि औद्योगिकरण केवल ब्रिटेन में तो नहीं हुआ था, और भी राज्यों में हुआ था उस समय की, जैसे जर्मनी इत्यादि। जबकि ब्रिटेन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर रही उस समय की, आर्थिक क्षेत्र में भी और मिलिट्री सैन्य शक्ति के रूप में भी, लेकिन जर्मनी ने भी बढ़त ली थी। तो ये जो कॉलोनीज पे डिस्प्यूट्स रहा, आर्थिक क्षेत्र में और ज्यादा विकास करने के लिए या पूंजीवाद को आगे बढ़ाने के लिए, या इंपीरियलिज्म भी आप इसे कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। इसके अलावा हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जब हमने यथार्थवाद किया था, रियलिज्म किया था, बैलेंस ऑफ पावर वाज समवेयर कंसिडर्ड द मोड ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। अर्थात अंतरराष्ट्रीय राजनीति को चलाने के लिए बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन का कहीं ना कहीं उसके माध्यम से प्रयास किया गया कि युद्ध ना हो। और हमने आपको शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर बताया था, अर्थात जो शक्तियां हैं उस समय की राज्य, वो आपस में गुट बना लेते हैं या अलायंस बना लेते हैं, और दोनों अलायंस की क्योंकि शक्ति लगभग लगभग बराबर सी रहती है, चाहे एक तरफ 2 कंट्रीज हो, दूसरी तरफ 3 कंट्रीज हो, या दोनों ही तरफ 2-2 3-3 कंट्रीज हो, तो क्योंकि ऐसी बराबर सी रहती हैं तो युद्ध कम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर युद्ध होगा तो दोनों को नुकसान होगा। तो एक तरह से बैलेंस ऑफ डेटरेंस आप कह सकते हैं। तो इस बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति संतुलन के तहत अलायंस बनाने की जो उस समय की एक परंपरा रही, तो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग अलायंस होंगे, विरोधाभास होगा उनमें, तो कहीं ना कहीं युद्ध की संभावना होगी। और फाइनली नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, उस समय के अगर आप इतिहास देखें स्टूडेंट्स या भूगोल देखें, तो बहुत से राज्य जो अधीन थे, ऑब्वियसली वो सेल्फ डिटर्मिनेशन या स्वतंत्रता चाहते थे, और साथ ही साथ ऐसे बहुत से राज्य थे जहां पर माइनॉरिटीज थी, जैसे एल्सेस लोरेन जगह है, वहां पे फ्रांसीसी माइनॉरिटीज थी, लेकिन वो जर्मनी के पास था। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते थे, जर्मनी से मुक्ति चाहते थे। तो इस तरह की जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं, ये सभी कहीं ना कहीं कारण बनी प्रथम विश्व युद्ध की। ये जैसे हमने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक राइवलरीज, यानी आर्थिक क्षेत्र में जो राज्यों के बीच में संघर्ष रहा। यूरोपीय उद्योग जो जिनमें ऑलरेडी उद्योगीकरण हो गया था, या इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स थे, यानी यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक राइवलरीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जहां लड़ा गया वो यूरोप की भूमि है। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो एक यूरोपीय युद्ध था, क्योंकि आपको याद होगा हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमने यूरोसेंट्रिज्म किया था, कि यूरोप पर केंद्रित जो है, हम उस विश्व की यहाँ पर बात करें, उसकी आलोचना भी हमने की थी जब हमने आपको पिछली क्लास में पर्सपेक्टिव्स ऑफ द ग्लोबल साउथ बताया था। तो आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष या आर्थिक क्षेत्र में राइवलरीज जो रही, तो किस प्रकार की रही? सबसे पहले टैरिफ वॉर। टैरिफ होता है जैसे आप कुछ आयात निर्यात करते हैं तो उस पे जो आप कर लगाते हैं, तो उसको टैरिफ बोला जाता है। यानी आप जब कुछ इंपोर्ट करेंगे और जब कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसपे जो टैक्सेशन है, तो अगर ज्यादा टैरिफ होगा तो वो चीज जो आपके यहाँ बिकेगी या आएगी तो वो महंगी होगी। तो अगर ऑब्वियसली इसमें नुकसान है उस कंट्री को जो आपके यहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह के जो टैरिफ वॉर रहे,
और टैरिफ वॉर को हम दूसरे शब्दों में प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स भी कहते हैं। यानी कि आप स्वतंत्र व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप फ्री ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेड पर कहीं न कहीं टैरिफ लगाकर, कोटा लगाकर आप प्रोटेक्शनिस्ट यानी आप अपने लोकल मार्केट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या एक अनफेयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अनफेयर अर्थात बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नुकसान हो और आपके जो स्थानीय प्रोडक्ट्स हैं उनको फ़ायदा हो। तो इस तरह की जब देखने को आए कि राज्यों ने आपस में एक-दूसरे के प्रति इस तरह से टैरिफ वॉर लगाए, तो कहीं न कहीं ये भी कारण बना जो आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतिद्वंद्विता थी उसको बढ़ने में, क्योंकि इससे राज्यों को अर्थव्यवस्था में नुकसान हो रहा था और सभी राज्यों को आर्थिक क्षेत्र में विकास की आवश्यकता थी। कॉम्पिटिशन इन ओवरसीज मार्केट्स जो इंपीरियलिज्म है या साम्राज्यवाद है, जैसा हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, उसका जो आरंभ हुआ था वो कहीं न कहीं बाज़ार के लिए, मार्केट्स के लिए अपना जो री-इन्वेस्ट करने के लिए शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके बाद ऑफ कोर्स वो राजनीतिक भी बन गया, लेकिन जो आरंभ हुआ था वो ओवरसीज मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए या वहाँ पर इंडस्ट्रियल गुड्स सेल करने के लिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सेल करने के लिए और ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाने के लिए हुआ था। तो ऑब्वियसली क्योंकि सभी यूरोपीय कंट्री जैसे हमने ब्रिटेन तो था ही पावरफुल, हमने आपको जर्मनी इत्यादि का भी एग्जाम्पल दिया। तो आपस में इन राज्यों में एक कॉम्पिटिशन शुरू हो गया कि जो ओवरसीज मार्केट्स हैं वहाँ पर कहाँ कौन क्या वहाँ पर कब्जा करेगा या किस तरह से वहाँ पर मार्केट्स में अपना कार्य करेगा। थर्ड कॉलोनियल डिस्प्यूट्स शुरुआत हुई थी इकोनॉमी से, उसके बाद ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया, तो कॉलोनीज के ऊपर भी डिस्प्यूट शुरू हो गया क्योंकि अल्टीमेटली कॉलोनीज क्यों बनाई गई थी? इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने फायदे के लिए? तो ऑब्वियसली क्योंकि सभी कंट्रीज में ज़्यादातर औद्योगिकरण हो चुका था यूरोपीय कंट्रीज में, तो सभी कहीं न कहीं कॉलोनीज़ चाहते थे, तो उनको लेकर भी आपस में डिस्प्यूट एशिया और अफ्रीका दोनों जगह आपको ये देखने को मिला। और फाइनली इसी कारण से एशिया और अफ्रीका में यूरोप की जो जगह थी वहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूरोपीय शक्तियाँ रहीं उस समय की, उनमें आपस में तनाव उत्पन्न हुआ, जो कहीं न कहीं आगे जाकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। इसी तरह स्टूडेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग अलायंस सिस्टम, जब आप किसी के साथ अलायंस बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने फायदे के लिए अलायंस बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि उस समय जो अलायंस बने राज्यों के, वो जिन राज्यों की जो एक सी जिनमें आपस में मित्रता थी या मित्रता नहीं भी थी, तो दूसरे गुट से डील करने के लिए वो मित्रता बनाई गई। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक 2 अलायंस सिस्टम आपको वहां पर देखने को मिले, ट्रिपल एंटांट और ट्रिपल अलायंस सिस्टम। जो पहला था उसमें जर्मनी ने साइन किया डुअल अलायंस ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ। जर्मनी ने साइन किया और इस अलायंस के तहत जो मेन आइडिया था जर्मनी का ये अलायंस साइन करने का या इस अलायंस को बनाने का, वो था कि अगर फ्रांस, क्योंकि एल्सेस रोलेन जो था फ्रांसीसी जो टेरिटरी थी वो जर्मनी के पास थी, तो जर्मनी को डर था कहीं फ्रांस आक्रमण ना करे एल्सेस लोरेन वापस लेने के लिए। तो जर्मनी ने स्वयं को स्ट्रेंथन करने के लिए अगेंस्ट एनी अटैक बाय फ्रांस, उन्होंने एक डुअल अलायंस किया ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ। साथ ही साथ जो दूसरा कारण रहा इस अलायंस का कि ऑस्ट्रिया और हंगरी ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें स्वयं को रशिया से थोड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा था या महसूस हो रहा था, तो दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रशिया। तो इस तरह से ये 1882 में ट्रिपल अलायंस बन गया जब इटली ने भी इस गुट को ज्वाइन किया। सो एक तरफ जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गए और तीसरा इटली हो गया। तो ये एक ट्रिपल अलायंस बन गया और इटली ने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि फ्रांस के अगेंस्ट। तो इन तीनों ने मिलकर
एक अलग गुट बनाया और मेन आइडिया यही था कि जर्मनी स्वयं को फ्रांस से, इटली स्वयं को फ्रांस से और ऑस्ट्रिया हंगरी स्वयं को रशिया से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सके। और दूसरा इनका मेन आइडिया था सुरक्षा के साथ, इस तरह से आपसी सुरक्षा के साथ कि स्टेटस को मेंटेन हो। स्टेटस को अर्थात जो जैसा है वैसा रहे, there should not be any change. So that means जो टेरिटरी इनके पास थी that should be there and उनकी जो टेरिटरी है वो ना जाए और इस तरह इसलिए इन्होंने अलायंस बनाया। लेकिन ये एक तरफा अलायंस था, तो दूसरी साइड दूसरा अलायंस भी था विच वाज द काउंटर अलायंस। और यही जो अलायंस पे अलायंस हो गए और अलग अलग अलायंस एक दूसरे के खिलाफ जो अलायंस हुए, दैट वाज अगेन अनदर कॉज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो क्योंकि अभी हमने आपको बताया इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो अलायंस बनाया था वो फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट था, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ्रांस और रशिया ने भी एक एंटांट 1893 में इन्होंने बनाया, या एक और आप कह सकते हैं अनुबंधन किया, एक और एग्रीमेंट किया, या कह सकते हैं एक और ग्रुप बनाया टू काउंटर द ट्रिपल अलायंस। जो दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस बन चुका था जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी का, तो उसे काउंटर करने के लिए फ्रांस और रशिया ने एक और अलायंस बनाया। और दूसरी तरफ साथ ही साथ जो दूसरा एम था वो ये भी था कि ब्रिटेन को, मतलब जो फ्रांस और रशिया है, वो ब्रिटेन को भी कंटेन कर सके। और अगेन स्टूडेंट्स, अगर आप उस समय का इतिहास, उस समय की सैन्य शक्ति या राजनीतिक शक्ति आप देखें, तो ब्रिटेन वाज अ ग्रेट पावर। मतलब अभी भी इट इज वन ऑफ द मेजर पावर्स, इनिशियली एज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और अब जब ब्रेक्जिट की बात हो रही है, लेकिन उस समय ब्रिटेन वाज अ ग्रेट पावर टू रेकन विद। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, साम्राज्यवाद अलग स्थापित किया था ब्रिटेन ने और कंट्रीज पर, उनकी सैन्य शक्ति भी बहुत मजबूत थी। सो ब्रिटेन वाज कंसिडर्ड अ ग्रेट पावर एट दैट टाइम। और फ्रांस और रशिया, जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, सभी का जो भी औद्योगिकरण जहां हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां हो चुका था, वो सभी राज्य चाहते थे और जगह कॉलोनीज बनाने के लिए। और क्योंकि वो तो एशिया अफ्रीका में एक लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आपस में उनके तनाव भी था। तो इसी तरह फ्रांस और रशिया ने जो अलायंस बनाया, एक कारण रहा उस अलायंस बनाने का कि जो 1893 में उन्होंने बनाया कि जो ट्रिपल अलायंस है दूसरी तरफ, इटली का, ऑस्ट्रिया हंगरी का, जर्मनी का, उसको काउंटर कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा कारण रहा ब्रिटेन को कंटेन कर सके, क्योंकि ब्रिटेन के साथ ऑलरेडी फ्रांस की जो एक आप कह सकते हैं कॉलोनियल डिस्प्यूट्स आरंभ हो चुके थे। तो ब्रिटेन को कंटेन करना या उसकी शक्ति को कंटेन करना, ये भी दूसरा कारण रहा। इसी में जो ये ट्रिपल एंटांट की हम बात करते हैं, तो इसी में एंग्लो फ्रेंच एंटांट हुआ 1904 में। यानी पहले जहां एक तरफ ब्रिटेन से आपसी मतभेद थे, वहीं वो मतभेद जो है वो आप कह सकते हैं सुलझा लिए गए, या उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार, उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए उस तनाव को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा गया। तो जहां ब्रिटेन को एक तरफ कंटेन करने की बात थी, वहीं पे दूसरी तरफ उनके साथ शांति समझौता भी किया गया, या उनके साथ मिलकर एक एंटांट बनाया गया। सो 1904 में एंग्लो फ्रेंच एंटांट, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर आपस में एक अनुबंधन किया। और इसी उसमें अनुबंधन की एक और श्रृंखला में जो नेक्स्ट स्टेप रहा, उसमें रशिया ने और ब्रिटेन ने आपस में अनुबंध किया। तो एक तरफ फ्रांस और रशिया का एग्रीमेंट हुआ, दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस का और ब्रिटेन और रशिया का। तो यानी तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। जो काउंटर अलायंस बना वो ट्रिपल एंटांट के नाम से जाना गया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया रहे। तो अब दो अलायंस हो गए, एक इटली का
उसके साथ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक जो यूरोप था वो आपको दो अलायंस में आप कह सकते हैं वो बटा हुआ मिला, और ये कारण रहा क्योंकि आपस में ऑब्वियसली मतभेद थे, तभी अलायंस बनाए गए थे। ये एक और कारण रहा प्रथम विश्व युद्ध का। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, यानी कि उस समय के जो कंट्रीज थी उनमें एक, जिसे आप कह सकते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसे आप उग्र राष्ट्रवाद से भी जोड़ सकते हैं। तो ये भी कारण बना, दोनों ही तरफ से आप देख सकते हैं, एक स्वयं को स्वतंत्र करना और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद भी। तो इसमें जो माइनॉरिटीज थी यानी जो अल्पसंख्यक थे यूरोप का उस समय का, अगर आप देखें उस समय, तो वो अपने राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य में थे और वहां पर माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक के रूप में थे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, जो फ्रांसीसी थे फ्रांस के साथ होने चाहिए थे, लेकिन एल्सेस लोरेन जो जगह है जहाँ पे फ्रांस मेजॉरिटी में थे, वहां पर जर्मनी का कब्जा था, तो ऑब्वियसली जर्मनी में वो माइनॉरिटीज में हो गए। तो इस तरह से जो यूरोप का मानचित्र उस समय का जो बटा हुआ था, तो उसमें आप देखेंगे कि जो माइनॉरिटीज थे वो यूरोप के विभिन्न भागों में उस समय फैले हुए थे। जब ऐसा था तो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी स्वयं को स्वतंत्र करना हो गया, या जहां पर वो एक्चुअली है मेजॉरिटी वहां पर शामिल होना है। जैसे एल्सेस लोरेन के लोग फ्रांस के साथ मिलना चाहते थे। ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था ये उस समय देखने को मिला कि वो जो फ्रांसीसी लोग हैं वो जर्मन के जो रूल था जिसके तहत वो थे, वो ऑब्वियसली उसके प्रति बहुत अच्छे आप नहीं सोचते थे, और वो वहां से अलग होकर, जर्मनी से अलग होकर वापस फ्रांस के साथ मिलना चाहते थे। और इसी के दौरान जो ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो एक दौर चल रहा था, या माइनॉरिटीज जो थी एक राज्य में थी, जहां से वो हटकर अपनी जो मेजॉरिटी कंट्री है वहां पे शामिल होना चाहती थी या स्वयं स्वतंत्र होना चाहती थी। यही अलग अलग राज्यों में उस समय के यूरोप में आपको देखने को मिला, और अंत में यही कारण बना कि असैसिनेशन हुआ फर्डिनेंड का, और फाइनली जब ये असैसिनेशन हुआ तो ऑस्ट्रिया जो है उसने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, यानी युद्ध घोषित कर दिया, या ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। और दो कंट्रीज के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन जो विश्व के और कंट्रीज थे यूरोप के वो जुड़ते चले गए कहीं ना कहीं इस युद्ध से, क्योंकि आपस में अलायंस था, एक दूसरे की अपने गुट में जो और लोग थे उनकी सहायता के लिए आना था, या आपके दूसरे ग्रुप के साथ प्रतिद्वंदता थी। तो यानी कि और जो विश्व के राज्य थे उस समय के यूरोप के वो कहीं ना कहीं इस युद्ध से जुड़ते चले गए, और फाइनली ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया तो रशिया ने भी युद्ध में शामिल हो गया सर्बिया की तरफ से। और इसी तरह से जर्मनी भी युद्ध में शामिल हो गया। उसने जब रशिया सर्बिया की तरफ से शामिल हुआ तो उसने रशिया पर युद्ध या धावा बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया वॉर, और साथ ही साथ फ्रांस के साथ भी, क्योंकि अलायंस था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का। तो इस तरह से हर कंट्री ने अपने अलायंस के या अपने रिलेशन के आधार पर दूसरी कंट्री जैसे से युद्ध में शामिल होती चली गई, तो युद्ध को डिक्लेयर करते चले गए और विश्वव्यापी युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया। इसी तरह ब्रिटेन भी ज्वाइन किया, बिकॉज फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया